नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्चना तिवारी। मैं हूँ पासपोली मनपा शाला से और मैं आज आपके सामने लेकर के आई हूँ ट्रस्ट मी। अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक फुल 100% कॉन्सेंट्रेशन से मेरे साथ बने रहे तो ये किसी एक उत्साह भरे एक्सपीरियंस से कम नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट होगा। जैसे आप जब अपने बच्चों के साथ खेलने जाते हो ग्राउंड पे तो आप कितना ज्यादा एंजॉय करते हो, उतना ही ज्यादा मजा आपको आज के चैप्टर में आने वाला है। ओके, तो हम आज का हमारा टॉपिक है बच्चों घरेलू विद्युत संयोजन। मेरा टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं एक आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करना चाहूंगी कि ऐसा जो कि मेरा अनुभव में तो ऐसा कभी हुआ नहीं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने ऐसा अनुभव किया है क्या? आए दिन हमारे घर में जो उपकरण है, विद्युत उपकरण, जैसे एक एग्जाम्पल लो, वो फ्यूज हो गया तो उस बल्ब के फ्यूज होते ही बच्चों क्या आपके घर के और बाकी उपकरण काम करना बंद कर देते हैं? फैन चलना बंद कर देता है, मिक्सर आप नहीं ऑपरेट कर सकते, इंडक्शन ऑपरेट नहीं कर सकते, वॉशिंग मशीन, एसी, कुछ भी नहीं चलना बंद कर देता है क्या? एब्सोल्युटली नॉट एंड नेवर, ऐसा कभी नहीं होता है। एक बल्ब या फैन के खराब हो जाने से, उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाने से बाकी सारे सर्किट चालू रहते हैं बच्चों। और हमारा पंखा है, चाहे ट्यूबलाइट है, चाहे बाकी और सभी विद्युत उपकरण जो है वो अपना काम करना जारी रखते हैं। ये किस लिए होता है? डेफिनेटली घरेलू विद्युत संयोजन, इसके लिए आपका जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है कि एक एक बल्ब के खराब होने के बावजूद अन्य सभी उपकरण काम करना बंद नहीं करते। तो आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा होगा बच्चों कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो हमारे घरों में जो विद्युत का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, वो सदैव समांतर श्रेणी क्रम समांतर क्रम में किया जाता है, ना कि श्रेणी क्रम में। ये ध्यान रखिएगा। अगर श्रेणी क्रम में रहा होता तो मान लो ये 3 बल्ब हैं, मान लो किसी कारणवश ये बल्ब चलना बंद कर दिया तो आगे का ये बल्ब भी नहीं जलता है। ऐसा होता है श्रेणी क्रम में। ऐसा होता है बच्चों श्रेणी क्रम में जब उपकरणों को संयोजित किया जाता है, तो जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम कभी नहीं चाहते कि अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ तो बाकी सारे बल्ब एंड ट्यूबलाइट भी चलना बंद कर दे। इसीलिए बच्चों हम श्रेणी क्रम में कभी संयोजन ना करके हम समांतर क्रम में संयोजन करते हैं। तो इसमें अगर एक बल्ब, मान लो मिडिल में से कोई बल्ब, मान लो ये वाला बल्ब नहीं काम कर रहा है, तो अगर ये ग्लो हुआ, तो अगर ये नहीं काम कर रहा है तो भी हम इसे जला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे घरों में जो विद्युत संयोजन होता है, उपकरण संयोजित किए जाते हैं, वे समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। आई होप ये छोटा सा जो लाइटिंग ऑफ बल्ब के एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको हमेशा याद होगा। नॉट ओनली फॉर योर 9th एंड 10th, ताउम्र आप याद रखेंगे कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है और उसमें जो हमारे अप्लायंसेज सेट किए जाते हैं, उनका कनेक्शन सदैव पैरेलल क्रम में होता है, जिसे कहते हैं समांतर क्रम में। तो आते हैं बच्चों और इसे थोड़ा और डीप में समझते हैं कि उसमें कितने प्रकार के वायर्स होते हैं। आपको सभी को पता है बच्चों, जो हमारे घर में विद्युत धारा उपलब्ध कराई जाती है, या तो वो खंभों, जो विद्युत खंबे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, वहां से तार तार खींच के लाई जाती है, या फिर आपको ये पता है जमीन के नीचे से तार खींच के लाई जाती है। तो वो तार जो होती है जनरली उसमें ये 2 तारे होती हैं। ओके, एक को हम कहते हैं विद्युन्मय
विद्युन्मय तार, और दूसरे को कहते हैं उदासीन। ये बच्चों इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइव वायर और इसे न्यूट्रल। तो इन दोनों पे विद्युत अवरोधी आवरण होते हैं। इससे लाल कलर, ये जनरली लाल कलर की होती है और ये काला कलर की होती है, तो ये काले कलर की होती है। तो अक्सर आप देखते हैं जब कोई वायर ब्रेक हो जाता है या फिर हमारे घर में कभी कोई कहते हैं शॉर्ट सर्किट या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोई दादा आते हैं जब बनाने के लिए, तो कभी वो मीटर बॉक्स खोलते हैं या पूरा का पूरा, तो हम देखने को हमें मिलता है कलर कलर की वायर हमें देखने को मिलती हैं। तो उसमें से एक जो रेड कलर होती है बच्चों, वो विद्युन्मय तार होती है और दूसरी उदासीन। इसी में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। पता कैसे करेंगे कि किसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है? तो आपने देखा होगा कि उनके पास एक टेस्टर होता है, तो वो हर एक जो सॉकेट का वो जो तीन ऐसे होल होते हैं ऐसे, तो वो हर एक में वो टच करता है। अगर इसमें इसको टच करते ही अंदर एक बल्ब होता है, अगर वो जल गया तो इसका मतलब इसमें करंट है, और दूसरा जो होता है जिसमें करंट नहीं जलता वो होता है उदासीन। जनरली इंडिया में बच्चों इन दोनों तारों के बीच का जो विभवांतर है वो होता है 220 वोल्ट। इसका मतलब कि दोनों के वोल्टेज में इतना अंतर रखा जाता है। तो अब आपको जैसे कि मैंने उपकरणों का संयोजन समांतर क्रम में, वो तो पहले से बता दिया है। जो एक आध ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी हमारे घर में होते हैं बच्चों, जो कि जिसमें ज्यादा करंट जो एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि प्रेस, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मिक्सर और इंडक्शन वगैरह वगैरह। तो उसमें अक्सर आपको देखने को मिलता है कि वो 3 प्लग होते हैं, 3 पिन प्लग होते हैं, वो उसमें 3 पिन होते हैं। तो ये दो, तो इन दोनों में से कोई एक तो विद्युत, बट ये मोटी वाली और जिसका ज्यादा डेप्थ है वो क्या होती है? तो वो होती है भू संपर्क वायर, भू संपर्क तार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश में हम कहते हैं अर्थ वायर। ओके, जो थ्रेड होती है बच्चों अर्थिंग वायर, इसका क्या काम है इसे समझते हैं। और इसे कहते हैं भू संपर्क, कहते हैं अर्थ वायर। ये जो भू संपर्क होती है बच्चों अक्सर ये पीले कलर की होती है। ओके, और इसका क्या उपयोग है? तो मान लो बच्चों ये जो है, ये आपकी किसी अप्लायंसेस से कनेक्टेड है, समझ जाओ ये है आपका फ्रिज। इसका ये हैंडल बना दीजिए, तो ये आपका फ्रिज है। अब क्या हो गया है, किसी कारणवश कभी कभी होता है एक सीमित मात्रा से अधिक मात्रा में जब विद्युत धारा का सप्लाई होता है, तो भी कभी कभी हम लगातार इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट होती है, तो मम्मा हमारी दौड़ के बोलती है कि जल्दी से फ्रिज का बटन ऑफ करो। व्हाई डू वी डू दैट? हम क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हो, कभी उसका सप्लाई अधिक फिर कम, या आ रही है जा रही है फिर आ रही है फिर जा रही है, तो इससे हमारे उपकरण, जो विद्युत उपकरण है, उसे हानि पहुंच सकती है। तो हम कुछ देर के लिए प्लग निकाल देते हैं, बटन ऑफ कर देते हैं। व्हाई डू वी डू सो? क्योंकि कभी कभी इसके कारण क्या होता है, फेज वायर जो होता है कभी वो ब्रेक हो सकता है, जल सकता है, क्योंकि वो निर्धारित सीमा से अधिक उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है या कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट हो रहा है। तो क्या हो जाता है, ये जो सर्किट जो है वो पूरा नहीं हो पाता, और ये जो करंट है वो इसी सर्किट में रह जाता है। तो कल को अगर कोई आ रहा है और इसे, कल को कोई व्यक्ति आ करके इसे टच करता है, तो क्योंकि इस सॉकेट में ही, इसमें ही करंट है, विद्युत धारा अभी उसका सर्किट जो है, उसका प्रवाह जो है वो मशीन तक ना जा करके यहीं पे है। तो कल को ये व्यक्ति आया और फ्रिज ओपन किया तो इसे शॉक महसूस हो सकता है। अब तो ऐसा, लेकिन भू संपर्क तार अगर रहेगा ये बिग वाला, तो फिर ऐसा खतरा टाला जा सकता है। हमारे उपकरण भी
की भी बचत हो जाती है और व्यक्ति को झटका भी नहीं लगता, शॉक भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भू संपर्क तार पहले जल जाती है। और अक्सर आप देखते हो ये सब कुछ ना होता है, आपका प्लग जो होता है वही थोड़ा सा काला हो जाता है और आपको सिर्फ ये सॉकेट और प्लग यही इतना ही बदलना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, ये भू संपर्क तार पहले कांटेक्ट में जा करके करंट को एब्जॉर्ब करके उसको कहाँ तक पहुंचा देती है। आपको सभी को पता होता है कि इसकी जो अर्थिंग वायर का कनेक्शन जो होता है वो जमीन पे होता है, एक धातु की पट्टी से वो जोड़ दी गई रहती है, तो वो सीधे जमीन पे उतार दिया जाता है और व्यक्ति को किसी जान की हानि नहीं होती है और व्यक्ति की भी सुरक्षा होती है, उपकरण की भी सुरक्षा होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं, एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं कि हमने घरेलू विद्युत संयोजन में क्या पढ़ा। पहले तो टीचर ने आपको बताया बच्चों कि हमारे घर में उपकरणों का संयोजन समांतर क्रम में होता है। दूसरी बात, जो तार होती है, कोई भी वायरिंग में 3 कलर की तार पाई जाती है, विद्युत में उदासीन और भू संपर्क जो कि लाल, काले और पीले कलर के विद्युत रोधी आवरण उन पे चढ़ा होता है और अंदर तारे होती से करंट पास होती है। कल को ये तीसरे तार का यूज मैंने आपको बताया, भू संपर्क तार, इसके रहने के कारण आपके उपकरण की सुरक्षा होती है और व्यक्ति को भी शॉक लगने से बच जाता है, क्योंकि फिर करंट ये एब्जॉर्ब कर लेता है और धातु के पट्टी से जो लगा हुआ जमीन पे धातु की पट्टी से जो तार जोड़ा जाता है, ये करंट वहां प्रवाहित कर दिया जाता है, तो हमें भी शॉक नहीं लगता और हमारे उपकरण की भी सुरक्षा हो जाती है। आते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे कहते हैं संगलक तार। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल फ्यूज। अब ये संगलक तार क्या है? ओके, संगलक तार जो है इसे हम कहते हैं फ्यूज। आपने कई बार फिल्मों में, सीरियल्स में या अपने घर में भी आपने सुना होगा कि अरे लाइट चली गई तो फिर सामने वाला मीटर बॉक्स ओपन करता है तो बोलता है फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया। तो दैट्स नथिंग बट संगलक तार। तो ये क्यों लगाया जाता है हमारे सर्किट में, हमारे मीटर बॉक्स में? ये क्यों लगाया जाता है बच्चों फ्यूज? जिससे कि अगेन वही रीजन कहीं ना कहीं आता है। पहले संगलक तार के बारे में जान लेते हैं कि ये किससे बनी होती है। मिश्र धातुओं से बनी होती है और ये मिश्र धातु जैसे लेड, टिन वगैरह और कॉपर से ये बनी हुई, मिश्र धातु से बनी हुई ये एक पदार्थ है जो कि उच्च जिसका जिसका उच्च गलनांक होता है, मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है बच्चों। उसके बाद ये हमारे सर्किट में इसलिए लगाई जाती है कि सर्किट को या हमारे उपकरण को हानि ना पहुंच करके ये सेक्रीफाइस कर जाता है, इसमें लगी हुई तार जो है वो जल जाती है और इसके कारण ये, इसके गलने से, इसके पिघलते ही सर्किट ब्रेक हो जाता है और सर्किट ब्रेक मतलब विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। इसे इमेजिन करने में आपको सहायता हो इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगी बच्चों, तो जिससे आपको 3 बातें क्लियर होंगी कि ये जो संगलक तार है ये दिखता कैसा है। आपने अगर इसे देखा भी होगा तो इसका नाम नहीं जानते होंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा। फिर उसमें कैसी तार लगी होती है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि ये कुर्बानी दे जाता है और हमारे सर्किट को बचा लेता है और आग को बढ़ने से बचा लेता है। आपको अच्छे से पता है कि विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ता है, इसका मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होने से आग लगने का डर रहता है बच्चों। पूरा का पूरा आपका मीटर बॉक्स चल सकता है। अगर आपके घर में ही ये सारी घटनाएं घट रही हैं तो घर में भी आग लग सकती है। तो इट कैन हैपन एट वेरी डेंजरस लेवल। तो ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं किसकी वजह से? संगलक तार। ये खुद कुर्बानी दे देता है, खुद पिघल जाता है और सर्किट को ब्रेक करके विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देता है, तो आगे और नुकसान होने नहीं देता। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगी, आप देखिए और समझिए संगलक तार के फंक्शनैलिटी।
Let me share the screen with you all. अगर आवाज नहीं भी सुनाई दे तो उसमें आवाज वैसे भी उस इंस्ट्रूमेंट में, उस रिकॉर्डिंग में, उस वीडियो में आपको वैसे भी आवाज सुनने के लिए नहीं इतना इम्पोर्टेंट है। आप संगलक तार की रचना देख लीजिए और वो किस तरीके से जल उठती है जब करंट में कुछ गड़बड़ी होती है, उतना काफी रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि मुझे आपको सिर्फ इतना दिखलाना था, जैसे मैंने बोला कि उसमें वॉइस आए चाहे ना आए, उस वीडियो में आपको ये ध्यान देना था कि किस तरीके से फ्यूज दिखता कैसे है। एट द सेम टाइम कैसे, किस तार की मैं बात कर रही थी कि जो खुद संगलक तार, इसका मतलब वो पतली सी तार थी जो कि मिश्र धातु से बनी होती है, और किस प्रकार से वो खुद फ्यूज हो जाती है, गल जाती है, पिघल जाती है, और पिघल करके अगर कुछ भी विद्युत धारा के प्रवाह में कुछ भी किसी भी कारणवश अगर कुछ मिस्टेक होता है तो वो खुद गल के, जल के, और क्या करती है, सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देती है, और जिससे आगे नुकसान जो है वो बढ़ नहीं पाता। बस कुछ ही खर्च में आपको न्यू फ्यूज मिल जाता है और उसके बाद आपका सर्किट फिर वापस से वर्क करने लगता है। फिर से कोई दिक्कत नहीं आती, बिना रुके, बिना कोई दिक्कत के फिर विद्युत धारा का प्रवाह फिर से सर्किट में शुरू हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट संगलक तार, जिसमें आपको टाइप्स बताए गए हैं कि 2-3 तरीके के संगलक तार होते हैं। कार्ट्रेज संगलक तार होते हैं, तो दूसरे सेरेमिक फ्यूज होते हैं, और आपने देखा कि वो एक तरीके के कोटर में फिट होता है, तो उसने वो भी दिखाया था कि ये अगर मेरा फ्यूज है तो वो एक कोटर में जाकर के फिक्स होता है, जो कि किससे बना होता है, यहाँ आपको बताया गया है कि पोर्सलेन जैसे विद्युत रोधी पदार्थ से बना होता है उसका कोटर, मतलब जिसमें वो फिट करते हैं हमारा फ्यूज। तो जनरली घरेलू उपयोग में बच्चों हम 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर से लेकर के 10 एम्पियर तक के विद्युत धारा प्रवाह वाली
संगलक तार का उपयोग करते हैं। इसके बाद आते हैं बहुत ही इजी टॉपिक, डेफिनेटली बहुत इजी है और आप हम हमारे बड़े ये सारी चीजें पहले से जानते हैं, बट उम्मीद करती हूँ कि अब अपने बुक में ये टॉपिक होने के बाद आप इसको लेकर के थोड़ा और अलर्ट हो जाएंगे, थोड़ा और जागरूक हो जाएंगे। किसकी मैं बात कर रही हूँ? बात कर रही हूँ मैं विद्युत धारा के उपयोग संबंधी सावधानियां। तो आपको क्या सावधानियां बरतनी है जब आप हैंडल करते हो विद्युत उपकरण को? तो सबसे पहली सावधानी आपको क्या रखनी है बच्चों, कि जो हमारे घर में प्लग या सॉकेट या जो बॉक्स होते हैं, मीटर बॉक्स या फिर जो प्लग्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, कनेक्शन होता है, उसका एक बोर्ड होता है ना, तो वो बोर्ड को थोड़ा ऊंचाई पे होना चाहिए जिससे छोटे बच्चे जो है उनकी पहुंच से वो परे हो। और अगर वो कोई पिन या लोखंड की कील, लोहे की कील वगैरह उसमें टच कर देंगे तो उन्हें डायरेक्टली बिग शॉक लग सकता है बच्चों। तो हमारे घर के छोटे बच्चों पे हमें ध्यान देना है और एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान देना है कि उसकी ऊंचाई, जो बोर्ड की ऊंचाई है, थोड़ी बच्चों के पहुंच से आगे हो, परे हो। उसके बाद आप नेक्स्ट ये करेंगे, तो कहने का मतलब है कि थोड़ा ऊंचाई पर होना चाहिए हमारे घरों में जो बोर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज कर रहे हो तो आपके हाथ, गीले हाथ से उसे नहीं टच करना चाहिए बच्चों। तो गीले हाथ से आपको टच नहीं करना चाहिए, उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए, तो भी आपको शॉक लग सकता है बच्चों। एट द सेम टाइम अगर आप और ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहते हो तो आप चप्पल, जो चमड़े की चप्पल है वो पहन सकते हो, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि जो चमड़ा का चप्पल है या रबर की चप्पल कह सकते हैं आप, तो रबर के जो या प्लास्टिक के जो चप्पल होते हैं वो विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत अवरोधी पदार्थ है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं जो है, नेक्स्ट बोला है कि अगर शॉक लग जाए, मान लो कि अगर किसी सर्किट में शॉक लग रहा है या स्पार्क आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से मेन स्विच बंद करना है। तो मेन स्विच अगर कुछ दूरी पर है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा दूरी पर होता है, तो आप मेन बटन बंद कर सकते हो, जहां से आपको शॉक लग रहा है उसका मेन बटन बंद कर दो और प्लग को निकाल दो। ये सारी चीजें करनी है। कल को इतने के बावजूद किसी व्यक्ति को शॉक लग ही रहा है, उससे करंट लग रहा है, वो विद्युत धारा जो है उसके बॉडी में प्रवाहित हो रही है, तो आपको डायरेक्टली उसको, जब आप एड देने जाते हो, उसको हेल्प करने जाते हो, तो अपने डायरेक्टली अपने बॉडी को उसके बॉडी से टच ना कराते हुए किसी लकड़ी का कोई भी फल्ली ले लो, लकड़ी का एक कहते हैं ना कि ये ले लो, स्टिक ले लो, और उससे आप उस व्यक्ति को विद्युत धारा का ये जो तार है उससे उसको दूर उसको हटाने की कोशिश करो। तो आपको उससे आघात करना है कि जिससे वो व्यक्ति जो है वो उसका संपर्क तार से हट जाए। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं बच्चों और कुछ सावधानियां हैं जो कि हमारे आपके घर में, आज आपकी और हमारी लाइफ जो है, हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वी आर सो वेरी डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डे टू डे लाइफ। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको, हमको सभी को बरतनी चाहिए विद्युत धारा, जो विद्युत उपकरण है उनको हैंडल करते समय। फिर बच्चों हमारे टॉपिक से रिलेटेड मैं स्वाध्याय के 2 प्रश्न हल करूंगी, उसे आपको ध्यान से समझना है, तो बी अटेंटिव। आपके स्वाध्याय में प्रश्न क्रमांक 9 का अ और ई, ये 2 प्रश्न हम करेंगे आज। तो सबसे पहला प्रश्न हम कर रहे हैं, जिसका जो प्रश्न है वो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। 1 मीटर नाइक्रोम तार का प्रतिरोध 6 ओम है। तो पूरा प्रश्न ना लिख करके मैं आपको यहाँ उसका ये दे देती हूँ, पेज नंबर 45 पे है, क्वेश्चन नंबर 9 का अ मैं कर रही हूँ। बोल रहा है नाइक्रोम की तार है, तो उसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 1 मीटर। आप ऐसे कभी भी कोई प्रश्न
हल करते हैं, न्यूमेरिकल हल करते हैं, तो सबसे पहले ऐसा गिवन ऐसा करके छोटा टाइटल दिया करो। फिर जो जो चीजें दी गई हैं, जानकारी दी गई है, उसे नोट डाउन करिए। तो नाइक्रोम की तार का प्रतिरोध 1 मीटर लंबी है वो, उसका प्रतिरोध कितना है? 6 ओम। बोल रहा है यदि इसी तार की लंबाई मैं कम कर दूं, कितना कर दूं? तो ये शुरुआत वाली माना L1 है, बाद में इसकी जो नई लंबाई है वो 70 सेंटीमीटर। आपको पता है बच्चों, हमें जब भी कोई सूत्र में वैल्यू प्रतिस्थापित करना है तो हमें इकाइयों पे ध्यान देना है, सारी SI यूनिट्स में होनी चाहिए, तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 0.7 मीटर। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, तो 70 सेंटीमीटर 0.7 मीटर, इट्स इजी। अब वो कह रहा है कि तार की लंबाई 70 सेंटीमीटर करने पर तार का प्रतिरोध कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ आप लिखोगे टू फाइंड, हमें ये ज्ञात करना है। अब आप लगाएंगे फॉर्मूला, आप लगाएंगे फॉर्मूला। तो आपको जब आपने प्रतिरोधकता टॉपिक पढ़ा था तो उसमें आपने बच्चों देखा था R जो होता है समानुपाती होता है L के। प्रतिरोध जो होता है वो उसका एकदम सीधा संबंध है लंबाई के, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा। तो अब हम आते हैं, ये से ठीक यही जो है इसी को हम उपयोग करेंगे, इसी संबंध को हम यूज करेंगे हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। माना R1 समानुपाते L1 के और R2 समानुपाते L2 के। ये अगर मैं इसे 1 और 2 कहूं तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 तथा 2 की सहायता से, समीकरण 1 तथा 2 से आपको क्या प्राप्त होता है? R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2, ये आपको मिल गया बच्चों। अब मैं थोड़ा ऊपर का कुछ हिस्सा मुझे मिटाना होगा। तो यहाँ देखिए, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों। R1 जो है वो 6 है, R1 6 है और R2 जो है वो हमें पता नहीं, और L1 जो है वो 1 है, 1 मीटर, और L2 है 0.7 मीटर। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो R2 गुणे 1 बराबर 6 गुणे 0.7। तो आपको पता है R2 गुणे 1 मतलब R2 ही रहेगा, और आप जब गुणा करेंगे तो 6 7 42, क्योंकि आपने 6 का गुणा 7 में ना करके 0.7 में किया है 0.7 में, तो एक अंक के पहले दशमलव बिंदु है तो एक अंक के पहले दशमलव बिंदु। ये हो गया आपका उत्तर कंप्लीट। तो क्या मैंने सही कहा? नहीं, मैंने गलत कहा। अभी भी हमारा हल करके पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें कमी बाकी है। मैं डायरेक्टली भी इसका इकाई लिख सकती थी, बट मेरा आपका ध्यान मुझे यहाँ खींच के लाना था कि इतना बस नहीं होता बेटा, आपको बिना इकाई के फुल मार्क्स कभी नहीं मिल सकते हैं, सदैव याद रखिएगा कि इकाई आपको लास्ट में जरूर। तो ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, तो ओम लिख दीजिए। और शाब्दिक प्रश्नों का सदैव शब्दों में ही उत्तर देना है आपको, तो वो ध्यान रखिए। तो दिस इज द आइडियल वे ऑफ आंसरिंग एनी सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल। तो आप क्या करेंगे? अतः तार का प्रतिरोध, अतः तार का प्रतिरोध 4.2 ओम होगा, यूं आप आंसर लिखेंगे। एंड नाउ हियर यू गेट आराम से 2 to 3 मार्क्स, 2 से 3 प्रश्न मार्क्स के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, तो यहाँ आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों।
फिर मैं हल करने जा रही हूँ नेक्स्ट प्रश्न, जो कि छोटी ई है। नेक्स्ट है, ओके, प्रश्न क्या कहता है सुनिए। एक चालक तार से 420 कूलॉम विद्युत आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है। तो माना ये तार है, इसमें से कितने मिनट तक प्रवाहित हो रहा है आवेश? कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। और कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? 420 कूलम, 420। ओके, तो वापस से उसी स्टाइलिंग में हम अपना न्यूमेरिकल हल करेंगे। पहले गिवन में आप पहले लिखेंगे आवेश को बच्चों Q से प्रदर्शित करते हैं और उसकी इकाई कूलॉम है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कितने समय के लिए, कितना मिनट? 5 मिनट। अगेन यहाँ पे आपको कन्वर्जन लगेगा स्टूडेंट, मिनट 5 मिनट को कैसे सेकंड में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि एसआई प्रणाली में हो चाहे सीजीएस में, समय को हमेशा सेकंड में ही प्रतिस्थापित करना है, शो करना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं माय डियर स्टूडेंट? 60 सेकंड। तो 5 6 30 और ये शून्य जो हो गया, तो 300 सेकेंड। तो इतने सेकेंड्स हो गए। अब टू फाइंड, हमें ज्ञात क्या करना है? तो इस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? कहने का मतलब, अगर आवेश 420 कूलॉम है और कितने समय तक ये आवेश उसमें प्रवाहित हुआ? 5 मिनट, मतलब 300 सेकेंड तक। तो फाइनली उसमें कितनी विद्युत धारा होगी उसकी गणना कीजिए, I। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट आप टॉपिक डालेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों? किसी को याद है? आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है वो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सेज Q इज इक्वल टू IT। तो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू IT। तो Q इज इक्वल टू IT। अगर आप चाहें तो इसे I के रूप में व्यक्त करिए, या फिर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए आप। तो मैं आपको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन भी बता सकती हूँ, या फिर देयरफॉर I इज इक्वल टू, I को वही रखिए। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? Q अपॉन IT। I को अगर राइट में ही रखिए तो ये Q, ये जो T वहां गुड़े में है, यहाँ आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो दिस विल लुक लाइक दिस नाउ। अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन बाकी है। 420 अपॉन 300, you will get zero will get cancelled out। और ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 6 के टेबल में। तो 6 5 30, 6 7 42, 7 अपॉन 5। अगर आप इसको you will go and divide it further, तो you will get 5 1 5, 2 left, 0 आप डेसिमल लगा करके 0 ले लें, तो 5 4 20। तो isn't it very simple student? फिर से ये I यहाँ पे लिखते चलिए। फिर से क्या मैं यहीं पे स्टॉप कर दूं? नहीं, आपको अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट दी फॉर्मूलाज, दी यूनिट। आपको I का यूनिट क्या है उसके बारे में सोचना होगा कि अरे विद्युत धारा की इकाई क्या है। हाँ, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल उत्तर। अभी भी आपको एक चीज, एक लास्ट चीज, इसको परफेक्ट, दिस इज वेरी मच करेक्ट, बट एकदम परफेक्ट बनाने के लिए एक लाइन और लिखना है। क्या लिखना है? अतः, या फिर तो इस तार में
कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? 1.4 एम्पियर इतनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ लिख दीजिए फाइनल आंसर। अतः उस तार में से 1.4 एम्पियर इतनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अगर आपको थोड़ा भी विजन में थोड़ा कम अगर क्लैरिटी है तो मैं थोड़ा नजदीक ला करके रख दे रही हूँ, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके। ओके, सो माय लेक्चर एंड्स हियर। अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए। Students, if you want to ask any doubt related to my today's topic, please go and ask. Okay, so nobody is raising their hand. So I guess you all have understood this topic very well. तो बच्चों, आज हमने सीखा घरेलू विद्युत संयोजन, संगलक तार, विद्युत उपकरणों को हैंडल करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और हमारे टॉपिक से रिलेटेड टू न्यूमेरिकल। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर आज का समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।